आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं शाम का खबरनामा दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। कार्यक्रम में आज एक्सपर्ट से जानेंगे कि राजस्थान में अब से सत्र बुलाने के बीच 14 दिन में क्या हो सकता है। कोरोना के आंकड़ों के आधार पर समझेंगे क्या होगी भारत की तस्वीर। पबजी की देश के लिए बदली गई प्राइवेसी पॉलिसी पर बात होगी और जानेंगे आईपीएल के लिए कितना तैयार है दुबई। लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार सुनिए माधुरी से। रक्षा सौदा भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की एक अदालत ने समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली समेत 3 लोगों को 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15,43,000 को पार कर गया है। उत्तर प्रदेश और केरल से राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव 24 अगस्त को होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने बसपा के कांग्रेस में विलय कर चुके सभी 6 विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी किया गया है। सभी से 11 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। राजस्थान में 14 अगस्त से विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े को Z+ की सुरक्षा दी जाएगी। दिल्ली सरकार डीजल पर वैट 30% से घटाकर 16.75% करेगी, जिससे डीजल के दाम 8.36 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका है। केरल के इडुक्की जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन पबजी ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है। अब भारत के उपभोक्ताओं का डेटा भारत में ही रहेगा। और बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। राजस्थान में राजभवन और सरकार के बीच जारी गतिरोध सुलझ गया है। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 14 अगस्त की तारीख भी निश्चित हो गई है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा जोर अपने विधायकों की बाड़ेबंदी पर है। आज जयपुर के फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। ये वही होटल है जहां पर गहलोत गुट के विधायक ठहरे हुए हैं। बैठक के दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि 14 अगस्त तक उन्हें इसी होटल में रहना होगा। अब इन 14 दिनों में राजस्थान की राजनीति किस रास्ते पर जाएगी, क्या कोई जोड़ तोड़ होने की संभावना है? इसे समझने के लिए मैंने राजस्थान में दैनिक भास्कर अखबार के एडिटर लक्ष्मी पंत से बात की। तो संभावना तो बहुत सारी है और जोड़ तोड़ की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। पहली नजर में तो सरकार के पास जो नंबर है, जो नंबरों का आंकड़ा सरकार ने राज्यपाल को दिया वो 102 नंबरों का है। ये 2 नंबर ही अपने आप में संकट के नंबर हैं। इन नंबरों से पहली नजर में तो सब 3 नंबरों को देखकर ये लगता है कि सरकार बहुमत में है, लेकिन ये 102 नंबर बिल्कुल इतनी कम दूरी है बहुमत और अल्पमत के बीच में। तो यही संकट है सरकार के लिए। यहाँ तक इन 14 दिनों का सवाल है, तो इस पूरे इन 14 दिनों में संभावना, हर तरह की संभावना है। बीजेपी की संभावना में तलाश रही है और मुझे लगता है कि बीजेपी 2 या 3 दिनों में ये प्रस्ताव लाने वाली है कि फ्लोर टेस्ट का प्रस्ताव लाने वाली है, जिससे सरकार लगातार बच रही है। दूसरी तरफ जो असंतोष गुट है, जो मानेसर में बैठा हुआ है, उसकी भी नजर इस पूरे मामले पर है। और तीसरा किरदार राजस्थान जो तेजी से उभरा है वह बसपा। उसके 6 विधायक हैं जिनका मामला अभी कोर्ट में है। उनका कांग्रेस में जो विलय हुआ था, कानूनी रूप से वो विलय गलत था, लेकिन किसी ने चुनौती नहीं दी। इस बार बीजेपी ने भी उसको चुनौती दी और बसपा सुप्रीमो ने भी उसको चुनौती दी। ऐसा माना जा रहा है कि 2-3 दिन में हाईकोर्ट से शायद ये फैसला आ जाए कि इन 6 विधायकों को वोटिंग के अधिकार से बाहर कर दिया जाए। अगर ये फैसला आता है तो सरकार मतलब भयानक संकट में है। लक्ष्मी जी, अगर बीएसपी के विधायक निकल जाते हैं तो नंबरों को लेकर क्या स्थिति बनेगी? देखिए, अगर 6 विधायक सरकार के मतलब मतदान से बाहर हो जाते हैं तो नंबर कभी जो रहता है वो कांग्रेस और बीजेपी का लगभग बराबर होने लगता है, क्योंकि अभी बीजेपी के पास 75 विधायक हैं। अगर इसमें 3 उनकी दूसरी पार्टी के भी हैं, 75 हैं, और 19 विधायक जो है पायलट गुट के पास है और 3 निर्दलीय विधायक हैं। ये आंकड़ा लगभग 97 के आसपास आता है। 97 का आंकड़ा जब बीजेपी के पास आ जाता है और उधर 6 बसपा के विधायक बाहर हो जाते हैं तो 96 कांग्रेस पहुंचती है, तो बीजेपी एक नंबर आगे बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा उलटफेर होना तय है। ये थे राजस्थान में दैनिक भास्कर अखबार के स्टेट एडिटर लक्ष्मी पंत। देश में कोरोना मामलों का आलम यह है कि हर रोज के नए रिकॉर्ड के नीचे बीते दिन का रिकॉर्ड दब जाता है।
अब पिछले 24 घंटों को ही ले लीजिए, 50,000 से ज़्यादा करीब 52,123 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन की सर्वाधिक संख्या है। अब देश में कोरोना के कुल मामले 15,83,792 हो चुके हैं। 775 लोगों की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 34,968 हो चुका है। अनलॉक का तीसरा चरण 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, लेकिन दिन ब दिन गहराते संक्रमण से सरकारें परेशान हैं। तमिलनाडु में 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वीकेंड्स पर अंडमान निकोबार में भी कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। देश में भविष्य के हालात आंकड़ों की नज़र से कैसे होंगे, ये समझने के लिए हमने फ़ोन पर बात की इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय से। दीपू जी, आज भारत में जिस हिसाब से केस आ रहे हैं उससे ये लगता है कि MIT का दावा अनुमान से पहले ही सही हो जाएगा, जिसमें उसने कहा था कि फरवरी 2021 तक भारत में 2,87,000 प्रतिदिन केस आएंगे। आप बताइए, आंकड़ों से क्या तस्वीर दिखती है? देखिए, जिस तरह से रफ्तार MIT का, पहले ये बता दूं कि जो स्टडी थी वो कुछ डिफरेंट प्रीमाइसेस भी थी उसकी, और उसका ये मानना था कि हमारे यहाँ जो केसेस हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड भी, वो बहुत हद तक अंडर रिपोर्टेड हैं। बी दूसरा जो चीज था, क्योंकि वो एक्चुअल नंबर्स को वो मान रहे थे कि वो ज्यादा है, और सरकारें हर देश की जो है वो बता नहीं रही हैं। 84 कंट्रीज के डाटा पे बेस था उनका वो टोटल आकलन, लेकिन उसमें से वो सभी नंबर्स बता रहे थे। दूसरा, इनिशियल टेस्टिंग में फेल कर गई थी सारी सरकारें। इनिशियली बहुत कम टेस्टिंग किया गया था, तो ये प्रीमाइस को ध्यान रखना होगा। लेकिन जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है भारत में केसेस की, 52,000 से ऊपर आज जिस तरह से केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, तो उससे ये जरूर लगता है कि उसकी बात में थोड़ा बहुत दम जरूर था, क्योंकि अब नंबर्स जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं प्रतिदिन के, ये लग रहा है कि अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये शायद स्थिति थोड़ा सा पहले या जनवरी के आसपास बन सकती है। लेकिन एक बार मैं जरूर कहूंगा कि टेस्टिंग अब MIT की स्टडी के अकॉर्डिंगली नहीं, काफी ज्यादा हो रही है, तो शायद पहले टेस्ट करके और आइसोलेट करने की पॉसिबिलिटी शायद इंडिया में ज्यादा हो। लेकिन दूसरी जो सबसे चीज एक पॉजिटिव आ रही है वो ये कि इंडिया में जो 2 जगह सीरो सर्वे हुए, दिल्ली और मुंबई में, दिल्ली में जिसके की एक तकरीबन अनुमानित आबादी अभी सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन जो डिफरेंट अनुमान है तो उनकी 2 करोड़ के आसपास की आबादी बताई गई है, और 23% से ज्यादा लोग, यानी 23.5% लोग दिल्ली में एक्सपोज थे, जो सीरो सर्वे बताया है अभी हफ्ते भर पहले जो हुआ। तो उसके मुताबिक यानी कि 40 से 45 लाख लोग अगर एक्सपोज हैं और वो कोई बहुत एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि उनके पास इम्यूनिटी एक तरह से डेवलप है, तो और ठीक उसी तरह से मुंबई में भी खासतौर से स्लम एरिया में 57% के आसपास और बाकी जगह पे 16%। तो अगर ये एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर आ रहा है कि ऐसा तो है कि इंडियन जो है हो सकता है कि वो एक इम्यूनिटी उनमें डेवलप हो रही हो, क्योंकि ये सर्वे तो जरूर बताते हैं कि ऐसा है। क्योंकि 40 लाख अगर केसेज होते दिल्ली में तो ये काफी ज्यादा होता और डेथ्स उसी के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट की जाती। हालांकि डेथ भी अंडर रिपोर्ट की शिकायत मिलती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। तो एक पॉजिटिव संकेत है इधर से, क्योंकि सीरो सर्वे। लेकिन जो MIT की स्टडी के करीब नंबर्स पहुंचने का है कि फरवरी तक, तो उसमें हो सकता है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जिस तरह से है उसमें वहां तक पहुंचना शायद बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से टेस्ट भी अगर बढ़ते चले गए तो जरूर हो सकता है कि उसके आसपास इंडिया के पर डे के आंकड़े पहुंच जाए। लेकिन जो पॉजिटिविटी है, जो सीरो सर्वे बता रहा है कि इंडियन इम्यून होने लगे हैं धीरे धीरे। दीपू, आपने मौत के आंकड़ों की बात की। आज भारत में भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं। ऐसे ही हालात बन रहे हैं जैसे आज से 2.5-3 महीने पहले इटली और स्पेन में थे। 700 से 800 मौतें रोज हो रही थीं। तो भारत में इन देशों के मुकाबले आबादी भी बहुत है। ऐसे में अगर भारत को हम तुलनात्मक रूप से देखें तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं? और देखिए, सबसे सटीक आकलन इस समय जिस तरह से डेटा को लेकर के इम्परफेक्टनेस है, क्योंकि कोई नंबर से बहुत बिलीव लोग नहीं कर रहे हैं और वो नंबर्स कैसे रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इसको लेके सवाल है। लेकिन जो भी रिपोर्ट सरकार कर रही है उसको हम सही भी मान लें तो जो डेथ्स के नंबर आ रहे हैं 700 के आसपास अब आने शुरू हो गए हैं, ये इंडिकेट करता है कि वाकई सिचुएशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। क्योंकि आपको अब मैं बताऊं कि जो फर्टिलिटी रेट 2.25 बताया जाता है कि है, अगर हम 28 जुलाई तक के नंबर्स या उसके बाद कर लें, तकरीबन 2% 2.5% के बीच नंबर्स आ रहे हैं। पर कितने केसेस पर कितने लोग की डेथ हो रही है, जो एक रिस्क बताता है। तो वो नंबर्स एक तरह से मिसलीडिंग है। उसकी वजह एक ये है क्योंकि उससे अब ये इटली की तरह अनुमान लगाने में मुश्किल होता है। वो होता ये है कि जिस दिन इन्फेक्ट होता है आदमी उस दिन उसकी डेथ नहीं होती,
वो 14-15 दिन लग जाते हैं उसको। और आप उसी रेशियो को निकाल लो आज ही के कि आज इतने केस हैं और आज इतनी डेथ है, उसी का रेशियो बताओ कि फैटलिटी रेट है और दुनिया में हम सबसे ज्यादा कम फैटलिटी रेट है, तो ये बहुत सही आकलन नहीं होता है। बाकी देशों के लिए भी यही हालात है कि अगर, लेकिन जहां तक इटली और स्पेन में 700 मौतें होती थी, 700-750, तो उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली और उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली वो बहुत ज्यादा थी। हमारे यहाँ तो अगर 750 इस लेवल पर हो रही हैं तो शायद सिचुएशन और ज्यादा वर्ष हो, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो एक तरह से कहा जाए कि इंडिया की सिचुएशन ज्यादा वर्ष हो सकती है। लेकिन एक नोट जो मैंने पहले बताया कि सीरो सर्वे बता रहा है कि अगर इम्यून होते गए लोग तो इटली या यूएस या स्पेन की तरह शायद सिचुएशन न हो, क्योंकि और ये संकेत मिल रहे हैं कि लोग इम्यून हो रहे हैं। सीरो सर्वे से बता रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा केसेज हैं तो उतने ज्यादा डेथ होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। और चूंकि इंडिया में आपको बताऊं कि ज्यादा बुजुर्ग लोगों का जो पॉपुलेशन है मोस्टली अब वो शायद ज्यादा अफेक्टेड होगा, या जो यूथ है और किसी बहुत क्रोनिक डिजीज से हैं तो डेथ्स उनकी हो, क्योंकि इतना ज्यादा नंबर है कि उनके भी अगर आप देखो कि डेथ्स होंगी तो 700-750 का जो नंबर अभी से हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा कि उससे थोड़ा सा ऊपर ही चला जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ऐसे लोगों की संख्या भी ज्यादा है जो कि इस तरह के क्रोनिक डिजीज, डायबिटीज या हार्ट की डिजीज से वो ग्रसित हो। तो सिचुएशन ये है कि इंडिया में इम्यूनिटी का एक पॉजिटिव संकेत जो मिल रहा है और डेथ जो हो रही है वो मोस्टली इसी तरह के लोगों की हो रही है, इसी कैटेगरी में हो रही है, या तो एबव 60 या 65 लोगों की है, या फिर जो नीचे भी है तो ऑलरेडी कोई डिजीज से वो है। आमतौर पर लोग वापस लौट रहे हैं क्वारंटाइन होकर के, या फिर एक तरह से हॉस्पिटल से लोग लौट आ रहे हैं, ये संकेत मिल रहा है। और ये केवल रिपोर्ट से नहीं मिल रहा है कि रिकवरी रेट है। रिकवरी रेट तो ब्राजील में भी 16% से ऊपर है, जबकि इंडिया में 13% वर्ल्ड वाइड है अगर आप देखिए तो सवाल उसका नहीं है कि कितने लोग क्योर हुए और कितना एक तरह से कहा जाए कि रेशियो क्या बन रहा है, लेकिन जो बंच में आप आस पड़ोस में लोगों के जो फीडबैक मिल रहा है उसमें यही हो रहा है कि ज्यादातर लोग लौट आ रहे हैं। उसमें से डेथ की संभावना बहुत कम उसमें हो रही है, आशंका मतलब जिस तरह से कहा जाए कि लोग उनकी डेथ होती हो, तो एक पॉजिटिव संकेत है। नो डाउट इटली और स्पेन को हम कंपैरिजन अब तो नहीं कर सकते जब तक कि जब ये सीरो सर्वे एक पॉजिटिविटी की ओर इशारा कर रहे हैं। दीपू जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। शुक्रिया। भारत जिस तरह से चाइनीज ऐप्स पर कार्रवाई कर रहा है उससे ये साफ है कि डेटा को लेकर अब सरकार सक्रिय हो गई है। 2 चरणों में अब तक 106 चाइनीज ऐप्स बैन किए जा चुके हैं। खबर यह भी है कि पबजी, अली एक्सप्रेस समेत 275 ऐप्स भी रडार पर हैं। इन पर भी बैन लगाया जा सकता है और यही वजह है कि मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन पबजी को खतरा महसूस होने लगा है और उसने भारत में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। क्या है इस प्राइवेसी पॉलिसी में, कौन सा डेटा पबजी कलेक्ट करता था, इन्हीं सब मसलों पर हमारी सहयोगी माधुरी ने आज तक .in में टेक जर्नलिस्ट मुंजिर अहमद से बात की है। पबजी ने कुछ समय पहले 22 जुलाई को इन्होंने लास्ट अपडेट किया है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में, और यहाँ अपडेट ये है कि भारत के जो यूजर्स हैं उनका डेटा भारत के ही सर्वर में होगा, यानी डेटा लोकलाइजेशन की जो बात चल रही है तो उसको, ये जो रूल है उसको फॉलो करेंगे। अगर भारत के यूजर हैं तो उनका डेटा भारत में ही स्टोर किया जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी में इन्होंने अभी के लिए ये बदलाव किया है और कुछ यूजर्स को नोटिफिकेशन भेज करके भी बताया जा रहा है, शायद अपडेट पुश कर रहे हैं वो लोग, ताकि लोगों को पता चले कि जो डेटा है आपका वो भारत में ही रह रहा है। इसके अलावा और डेटा जो सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, इन देशों में भी डेटा स्टोर होता है, चाइना में भी डेटा स्टोर होता है, लेकिन वो वहाँ के यूजर्स के लिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि डेटा को अलग से स्टोर किया जाएगा भारत के, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। आप कह सकते हैं डेटा लोकलाइजेशन ऐसी चीज है जो फायदे वाली चीज है और नुकसान वाली भी चीज है। चूंकि डेटा लोकलाइजेशन बॉर्डर का मोहताज नहीं होता, इसमें कोई बॉर्डर नहीं होती। अगर उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपनी भारत में अपना डेटा रखती है तो वो भारत को भी पैसे देती है। उसी तरह से भारतीय कंपनियां जो हैं वो अपना डेटा कभी भारत से बाहर भी रखते हैं तो वो बाहर की कंपनियों को देते हैं। तो अगर डेटा लोकलाइजेशन का ये रूल फिलहाल तो अभी ज्यादा कंपनियां फॉलो कर नहीं रही हैं, लेकिन जब सभी कंपनियां फॉलो करने लगेंगी तो ग्लोबलाइजेशन का जो अभी दौर है, डेटा कोई बॉर्डर का मोहताज नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। अभी के लिए लोग कम से कम ये सोचकर
सेटिस्फाइड रह सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो भारत के ही सर्वर पर रखा जाएगा, ऐसा कंपनी कह रही है। इम्प्लीमेंटेशन का क्या है फिलहाल कंपनी से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है। और दूसरा सवाल जो भी एक और बता दूं कि लोगों का डर है कि किस तरह के डेटा लेती है और फिर उस डेटा का क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि जो पबजी डेटा आपसे लेती है, आपका फोन नंबर अगर आप दें तो, नाम, लोकेशन वगैरह, तो इस तरह का जो डेटा है वो थर्ड पार्टी एप्स जो होते हैं उसको पबजी दे देती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। वो भारत में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी और ऐप को दे सकती है क्योंकि इसके प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा हुआ है। अब वो उसका मिसयूज भी कर सकती हैं जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं। तो इसके लिए कंपनी ने साफ तौर पे ये भी लिखा है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कि चूंकि डेटा ट्रांसफर ऑनलाइन होता है, ये सब कुछ ऑनलाइन है और ऑनलाइन जो सेफ्टी है उसको 100% आप नहीं कंट्रोल में रख सकते। तो अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ इसका मिसयूज हो जाता है तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो कंपनी ने ये भी क्लियर कर दिया है। तो दोनों चीजें समझनी जरूरी है कि डेटा भारत में ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा ये चीजें भी हो सकती हैं। तो भारत में कितने उपभोक्ता होंगे पबजी के? क्या ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं? पबजी का भारत में बहुत बड़ा यूजर बेस है और करोड़ों यूजर्स हैं। यहाँ डाउनलोड की बात करें तो करोड़ों से ज्यादा डाउनलोड हैं पबजी के। दोनों प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करता है, iOS पे भी है, गूगल प्ले स्टोर पे भी है। और पबजी जो है भारत में सिर्फ गेम की तरह ही नहीं बल्कि कई तरह की चीजें ऑर्गेनाइज कराती है, चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराती है और जो वर्ल्ड लेवल पे भी होता है। प्रोफेशनल पबजी प्लेयर भारत में बहुत सारे हैं जो कि वर्ल्ड लीग खेलते हैं। तो पबजी भारत में जो भी कुछ दिनों से बैन होने की बात चल रही है, हालांकि कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ स्पेकुलेशन है कि पबजी बैन किया जा सकता है। तो उस चीज से जो काफी जो प्रोफेशनल गेमर्स हैं उनमें भी बड़ी निराशा है एक तरह से कि पबजी बैन हो जाएगा, क्योंकि वो पबजी से पैसे भी कमाते थे। गेमिंग का एक ई स्पोर्ट्स का बड़ा ट्रेंड शुरू हो चुका है पूरे दुनिया में। तो ई स्पोर्ट्स से लोग काफी पैसे भी कमा रहे हैं। तो इस वजह से भी पबजी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है अभी के लिए। और अगर बैन कर देते हैं तो इसमें क्या फायदा है भारत का? अभी तो हम बात नहीं कर सकते बैन करने की, लेकिन बैन करने के बाद ये बताया जाए कि बैन क्यों किया गया। जैसे और दूसरे ऐप्स की बात करें, वो नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के बैन किया गया कि डेटा यहाँ से चाइना जाता था, या फिर ये भी कही गई कि यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में थी, यूजर्स के डेटा का मिसयूज हो सकता था। इन सब वजहों से उसको वो जो सारे ऐप्स हैं 59 ऐप्स उन्हें बैन किया गया और कुछ और ऐप्स की भी लिस्ट तैयार हो रही है, तो उन्हें भी शायद बैन किया जा सकता है। तो इसके बैन होने से भारत को कोई खास फायदा तो नहीं दिखता कि फायदा होगा, क्योंकि कंपनी ने अभी क्लियर कर दिया। और दूसरी चीज ये है कि इस ऐप का जो डेटा है वो काफी क्लियर कट पहले जो था इससे पहले वो चाइना में स्टोर ये नहीं करते थे, दूसरी जगह करते थे, क्योंकि ये पूरी तरह से चाइनीज ऐप नहीं है। पहली बात तो ये है क्योंकि ये ऐप जो है वो साउथ कोरियन है, वहाँ की जो कंपनी है उसे डेवलप किया है। लेकिन इसमें चाइना तब आया जब मोबाइल वर्जन गेम लॉन्च हुआ। पबजी 2 है, एक पबजी मोबाइल है, एक पबजी पीसी है। पबजी मोबाइल को टेंसेंट के साथ मिलकर के चाइना में सबसे पहले लॉन्च किया गया और टेंसेंट चाइना की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो इस वजह से इसमें चाइना एंटर किया और इस वजह से आप टेंसेंट का भी लोगो देखा जाता है पबजी ओपन करने में। ये थे आज तक .in में टेक जर्नलिस्ट मुंजिर अहमद, जिनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी माधुरी। संयुक्त अरब अमीरात का शहर दुबई अपनी आलीशान लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स और बुर्ज खलीफा के लिए जाना जाता है। अब यह शहर इस साल IPL की मेज़बानी करने जा रहा है। 19 सितंबर से इसके 13वें सीजन का आगाज हो रहा है। हालांकि कोरोना काल में खेल को लेकर तमाम तरह की चुनौतियां हैं। 2 अगस्त को IPL गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होनी है। इसमें फाइनल शेड्यूल, कैंप डिटेल्स और बायोसिक्योर प्रोटोकॉल्स को लेकर बाकी तमाम बातों पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। फिलहाल दुबई इस खेल के लिए कितना तैयार है, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी माधुरी ने आज तक में स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता से बात की है। दुबई तैयार है और मुझे लगता है कि मेंटल तैयारी वो पहले कर चुके। जब उन्होंने BCCI को कहा कि जी आप कम से कम एक लेटर ऑफ इंटेंट हमें दीजिए सो दैट हम अपनी गवर्नमेंट के पास जाएं, अपने गवर्नमेंट की SOPs ले, उसके बाद हम बात करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सीधे तौर पे ये देखना होगा कि क्या IPL इस साल मुमकिन था या नहीं था।
इंडिया में तो मुमकिन था नहीं। ये मुमकिन हो सकता था इंडिया के बाहर। एक श्रीलंका ऑप्शन थी, एक दुबई ऑप्शन थी, और मैंने पहले भी कहा था कि दुबई इसलिए आपको एक वाइबल ऑप्शन बन जाती है। वो हिंदुस्तान से ज्यादा दूर नहीं है, 3.5 घंटे की फ्लाइट से वहां पहुंच जाते हैं, तो फ्रेंचाइजीज हुए या जितने आपके ऑर्गेनाइजर्स हुए उन सबके लिए आसान हो जाता है यहाँ से वहां जाना, प्लस बहुत ज्यादा महंगा नहीं। दूसरी बात यह कि वहां पर केसेस की तादाद कम हो गई है। आई थिंक दुबई बहुत कम मुल्कों में से एक है हमारे एशिया में जहां पर पूरा इंटरनेशनल ट्रेवल शुरू हो चुका है। जहां पर इंटरनेशनल ट्रेवल शुरू हो चुका है, आपके जैसे इंग्लैंड से प्लेयर्स आएंगे, इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया से, वेस्ट इंडीज कैरिबियन कंट्रीज से आएंगे खेलने, या ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, तो वो आपको दिक्कत नहीं होगी। वहां पर आपको ये नहीं कि चार्टर्ड फ्लाइट्स ही चाहिए। प्लस उनकी क्वारंटीन पॉलिसीज अगर आप देखें तो वो काफी कम है कंपैरेटिवली, वहां पर इजियर है। तो दुबई अपनी तरफ से पूरा तैयार है। उनके पास 3 बड़े वेन्यूज हैं और उसके अलावा और उनके पास 2-3 वेन्यूज हैं। होटल्स आप जानती हैं कि दुबई में प्रोटोकॉल्स के तहत जब बायोसिक्योर बबल बनाने की बात करते हैं वो भी बड़े आराम से बन सकता है। तो दुबई तैयार है, लेकिन अब देखना यह है कि संडे को जो बीसीसीआई गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें क्या तय किया जाता है, बिकॉज वक्त जो है ना वो अब इस वक्त इट्स एट अ प्रीमियम। क्या इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बीसीसीआई को अलाउ कर दिया है, बिकॉज द मोमेंट आप लीग बाहर लेकर जाते हैं तो आपको ये भी देखना होता है जो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से जाता है वो फेरा के अंडर आता है, तो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी आपको अप्रूवल चाहिए होगा, आपको एक्सटर्नल अफेयर्स से चाहिए होगा, आपको होम मिनिस्ट्री से चाहिए होगा। तो आई एम श्योर इसीलिए गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थोड़ी डिलेड है। शायद हम पिछले हफ्ते एक्सपेक्ट कर रहे थे और संडे इसलिए है बिकॉज बीसीसीआई जानता है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सरकार के शायद तब तक खत्म हो जाएंगे। ब्रॉडकास्टर खुश है क्योंकि ब्रॉडकास्टर जानता है कि टाइम जोन डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से छोटे मोटे ग्लिचेस तो आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार का आईपीएल थोड़ा सा अलग होगा। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे इस बार आईपीएल अनमैच्ड होगा क्योंकि लोग कंज्यूम करना चाहते हैं। 2 वजह हैं, मुझे लगता है कि क्रिकेट इस बार बेहतर कंज्यूम होगा। जी, और इससे पहले आई थिंक 2014 में भी आईपीएल मैच दुबई में हुआ था। जी, फर्स्ट हाफ जो था 2014 का वो यूएई में इसलिए कराया गया था बिकॉज इंडिया में इलेक्शंस थे और इलेक्शंस के साथ जो क्लैश करता था तो उन्होंने वो हाफ वहां पे कर लिया था। द ओनली डिफरेंस इज कि जैसे मैंने कहा वहां पे ना टू पुल स्ट्रिंग्स इज नॉट मुश्किल। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी दिक्कतें आती हैं। वही वेंडर्स आपके जो होंगे 2014 के वो 2020 में भी इस्तेमाल किए जाएंगे और जितनी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं 8 की 8 सबके वहां पर किसी न किसी कनेक्शन में ऑफिसेज हैं ऑलरेडी, क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेज है ना जो ओन करते हैं अपने अपनी टीमों को, तो उनके लिए लॉजिस्टिक्स करना, ट्रैवल करना वो आसान ही होगा, मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा। दूसरी बात है क्रिकेट के लिहाज से थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है कि अगर उन दिनों में आप इंडिया में आईपीएल कराएं तो वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि सर्दी आनी शुरू हो जाती है, दिन शाम को फिर ओस गिरनी इंडिया में शुरू हो जाती है। वहां पर गर्मी होती है, वहां पर ओस नहीं गिरेगी। इंडिया में रन ज्यादा बनते हैं, दुबई में अबू धाबी में आप देखेंगे थोड़ी सी स्लो बिकते हैं गर्मी के कारण, तो वहां पर रन थोड़े से कम बनते हैं। शारजा ग्राउंड छोटा है, शायद वहां पर रन ज्यादा बने, तो यही हल्का फुल्का टीमों को एडजस्ट करना पड़ेगा। बट ओवरऑल जब आप टीवी पर देखेंगे या मैं टीवी पर देखूंगा हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। दी ओनली डिफरेंस इज क्राउड। अच्छा, खचाखच स्टेडियम तो भरे नहीं होंगे, शायद थोड़ा बहुत क्राउड वहां पर अलाउड होगा, वो अब उनकी गवर्नमेंट की एसओपीज के मुताबिक जो भी होगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत ही क्राउड अलाउड होगा, ज्यादा नहीं होगा वहां पे। अच्छा, आईपीएल में जो हुआ था 2014 में, तो वहाँ पर मुंबई इंडियंस का काफी खराब रिकॉर्ड रहा, एक भी मैच नहीं जीत पाई, तो क्या लगता है अब आपको? देखिए ये तो अब बड़ा मुश्किल है कि मुंबई इंडियंस क्यों नहीं एक भी मैच वहां पर जीत पाई और इंडिया में आते ही उन्होंने क्यों मैचेस जीतने शुरू कर दिए थे। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने कहा मुंबई इंडियंस वैसे भी स्लो स्टार्टर्स हैं हमेशा, वो कछुए की चाल से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद वो खरगोश बनते हैं। जरूरी नहीं है कि उस बार अच्छा नहीं था तो इस बार अच्छा नहीं होगा। आपको कंडीशंस पता है वहां पर कैसी होती हैं, आप अकॉर्डिंगली अपनी अपनी टीमों को एडजस्ट करेंगे। वाकई में अब लग रहा है कि इस बार काफ़ी रोमांचक होने वाला है मुकाबला। वैसे भी कोरोना वायरस और महामारी के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं लोग, कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो लग रहा है कि मज़ा आने वाला है इस बार। बहुत टेस्टिंग टाइम रहा है पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली अगर इंडिया में देखें केसेस की तादाद बढ़ रही है। कहते हैं ना कि हर इंसान को एक स्लिवर ऑफ होप चाहिए होता है, तो शायद वो फेस्टिवल टाइम आएगा, शायद इकोनॉमी आपकी थोड़ी इंप्रूव होगी, शायद आईपीएल आएगा, एक तरफ बिग बॉस चल रहा होगा, एक तरफ केबीसी चल रहा होगा, एक तरफ आईपीएल चल रहा होगा,
तो कुछ तो हम लोगों के पास करने को लुक फॉरवर्ड टू होगा। जी, अब तो यही दुआ है आपकी, हमारी और सबकी। आमीन। ये थे आज तक में स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता, जिनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी माधुरी। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो अब है चलने की वेला। आशा करते हैं आपको हमारा शाम का ये डेली न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर और खबरों को पेश करने का ये अंदाज पसंद आ रहा होगा। अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो हमें radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। हमारे और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए आप आज तक रेडियो के वेब पेज पर आइए। यहाँ तक पहुँचने का पता आपको गूगल बता देगा। अगर आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट या जियो सावन जैसा कोई भी ऑडियो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भी हमें सुन सकते हैं। अब मेरे साउंड के साथी सचिन और मुझे यानी अमन गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।